एक इंसान जिसने अकेले ही दुनिया के पावरफुल नेशंस को चुनौती दी, कई सारे गवर्नमेंट सीक्रेट सामने लाके तहलका मचा दिया। कई लोग उन्हें हीरो कहने लगे और कई क्रिमिनल, जिस कारण उन्हें सालों तक एक ही कमरे में ट्रैप्ड रहना पड़ा, जहां हर एक आहट उनका अंत हो सकती थी। जी, ये है कहानी उस इंसान की जिसने कंट्रीज की डार्केस्ट सीक्रेट्स हेडलाइंस बना दी। This is the story of Julian Assange. Chapter 1: Birth of the Leaks, WikiLeaks. 1971 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए जूलियन पॉल असांज का बचपन रंग भरा रहा। उनकी मदर और उनके पार्टनर एक थिएटर ट्रूप में थे, जिस कारण वो ट्रूप के साथ बहुत ट्रैवल करते थे। हैंस 15 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ 30 से ज्यादा घर बदल लिए थे। इतने चेंजेस मतलब वो हमेशा आउटसाइडर की ही तरह ट्रीट होते रहे, कहीं सेटल नहीं हो पाए और कहीं दोस्त नहीं बने। पर इस ही चीज ने उन्हें इंडिपेंडेंट और रिसोर्सफुल बना दिया। 1980s में जब कंप्यूटर्स आए, वो उनसे इमीडिएटली हुक हो गए। उनके लिए कंप्यूटर्स एक मशीन नहीं, वो एक अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन का डोरवे था। उन्होंने नेटवर्क और सिस्टम्स की वर्किंग एक्सप्लोर करनी शुरू की और उससे ज्यादा रिसर्च की कि उन्हें ब्रीच कैसे किया जा सकता है। मेंडेक्स नाम का एक हैंडल बना के उन्होंने इंटरनेशनल सबवर्सीज नाम के एक ऑस्ट्रेलियन हैकर ग्रुप को ज्वाइन किया, जिनके साथ मिलकर वो यूएस के कई बड़े सिस्टम के अंदर घुस गए, इंक्लूडिंग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उनका मकसद कुछ उथल-पुथल करना या डिस्ट्रॉय करना नहीं था तो बस डिस्कवरी, पता करें कि ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं और उससे ज्यादा कि वो छुपा क्या रही हैं। ये करते करते कुछ समय के बाद उनका लक खत्म हो गया और 1991 में ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने उनके घर पे रेड मार दी। उन पे मल्टीपल सिक्योर सिस्टम को हैक करने के चार्जेस लगाए गए। ये लीगल बैटल कई साल तक चली एंड फाइनली 1996 में उन्हें गिल्टी करार कर दिया गया, पर जेल नहीं हुई, सिर्फ फाइन दिया गया। आम लोगों के लिए ये एक वार्निंग होती, जिस कारण वो रुक जाते, लेकिन जूलियन, उनके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि सीक्रेसी लोगों को प्रोटेक्ट करने की नहीं, उन्हें कंट्रोल करने की थी। तो उन्होंने उसी कंट्रोल को ब्रेक करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कैसे कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन बेझिझक शेयर कर सके, पब्लिक के इंटरेस्ट में लीक कर सके, जहां सच्चाई दिखाई जाती हो, दबाई नहीं जाती। और उनकी इसी सोच ने जन्म दिया विकीलीक्स को। 2006 में उनका आइडिया रियलिटी बना। उन्होंने विकीलीक्स नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की। ये एक अनोखी वेबसाइट थी जो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की इजाजत देती थी। अपलोड करने वाले की आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहेगी और उनको ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जूलियन का मिशन सिंपल था, करप्शन को एक्सपोज करना, ह्यूमन राइट अब्यूजेस और छुपाए हुए क्राइम्स सामने लाना। पहले के लीक्स कुछ छोटे थे, लेकिन इस जर्नी में काफी सिग्निफिकेंट। 2007 के करीब विकीलीक्स में कीनिया गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट रिलीज हुई, जो पुलिस द्वारा किलिंग्स और टॉर्चर की डिटेल्स बताती थी। इस स्टोरी ने अफ्रीका में हेडलाइंस बना दी और ऐसे विकीलीक्स को अपनी पहली मेजर रिकग्निशन मिली। फिर आया आइसलैंड 2009 में कॉप्टिंग बैंक के सिलसिले में डीप रूटेड करप्शन के मैटर निकल के सामने आए, जो कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के फ्रॉड दर्शाते थे। इस कारण पब्लिक का बहुत अप्रोर हुआ और विकीलीक्स दुनिया की एक इन्वेस्टिगेटिव पब्लिशिंग वेबसाइट के तौर पे जाने लगी। लेकिन जो इसके बाद हुआ ना, उसका कोई भी मुकाबला नहीं था। 2010 में यूएस आर्मी इंटेलिजेंस की एक एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग ने विकीलीक्स को कई सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स भेजी, जिनमें बगदाद की एक खौफनाक वीडियो थी, जिसने दिखाया कि कैसे अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने सिविलियंस पे ओपन फायरिंग की। Clear. Come on. Clear. Clear. लोगों की भीड़ में
लोगों को मारा, जिसमें से 2 रॉयटर्स के जर्नलिस्ट भी मारे गए थे। यूएस का ऑफिशियल बयान ये था कि उनके क्रू का यकीन था कि ये जो लोग थे वो आर्म्ड एक्टिविटीज करने वाले थे। यूएस मिलिट्री के लिए ये एक रूटीन प्रीएम्प्टिव एंगेजमेंट था, लेकिन विकीलीक्स के लिए कोलैटरल मर्डर। ये फुटेजेस इंटरनेट में राउंड करती रही, दुनिया को सदमा देते हुए। फिर आया एक बॉम्बशेल, यूएस मिलिट्री के अफगान वॉर को लेके रिपोर्ट्स आई। कुछ 91,000 रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जो बताते थे कि कैसे सिविलियन डेथ्स अंडर रिपोर्टेड हैं, फ्रेंडली फायर के इंसिडेंट्स कैसे दबा दिए गए हैं और पाकिस्तान के यूएस को धोखा देने की शॉकिंग डिटेल्स कि कैसे वो अपने को यूएस का अलाय कह के उनसे एड रिसीव कर रहे थे एंड ऑन द अदर साइड कर रहे थे तालिबान की मदद। वही तालिबान जिससे यूएस लड़ रहा था और जिस लड़ाई के लिए वो पाकिस्तान को एड दे रहा था। इस रिपोर्ट्स के लॉग्स ने स्पेशल फोर्सेस की सीक्रेट किल और कैप्चर मिशंस के बारे में भी बताया। इस सब के बाद तस्वीर साफ थी, जो यूएस द्वारा ऑफिशियली बताया जा रहा था, वॉर की सिचुएशन उससे भी ज्यादा कियोटिक, ब्लडी और डेडली थी। इसके कुछ ही महीनों के बाद विकीलीक्स ने एक और हमला किया, इस बारी 4 लाख रिपोर्ट्स के साथ इराक वॉर पे। फिर से ये रिकॉर्ड्स काफी डार्क थे। 66,000 सिविलियन डेथ्स out of 1,09,000 deaths documented, ignored tortures, wrongful shooting and abuse by contractors. मैसेज साफ, इराक भी ऑफिशियल रिपोर्ट से ज्यादा लहूलुहान था। फिर आया केबल गेट। विकीलीक्स ने ओवर 2.5 लाख सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल्स रिलीज किए बिटवीन यूएस एम्बेसीज एंड वॉशिंगटन। ये बताया कि अमेरिकन डिप्लोमैट्स एक्चुअल में वर्ल्ड लीडर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनके साथ डील्स कैसे होती हैं, कैसे अनसीन अलायंसेस बंद कमरों में पीछे की जाती हैं। ये सब कुछ बाहर आ गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक लीक था। सरकारें शर्मिंदा हुई, दुनिया और इंटरनेशनल रिलेशंस में टेंशन्स बढ़ी। यूएस ने जूलियन असांज को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित कर दिया। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट उन्हें डिफेंडर ऑफ फ्री स्पीच बुलाने लगे। जूलियन अब दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट वांटेड लोगों में से एक बन चुके थे। एंड दैट इज हाउ द हंट ऑफ हिम ऑफिशियली बिगैन। चैप्टर 2, 7 years locked in a room। 2010 तक जूलियन असांज एक वांटेड मैन, हाउसहोल्ड नाम बन चुका था। उस साल स्वीडिश प्रोसिक्यूटर ने उनके अगेंस्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट के तहत अरेस्ट वारंट निकाले। जूलियन ने ये एक्यूजेशंस डिनाई किए और इन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट इन लीक्स को लेके बहुत गुस्से में थी और असांज को यूएस एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रही थी। जूलियन को डर ये था कि उन्हें स्वीडन नहीं यूएस पहुंचा दिया जाएगा। दिसंबर 2010 में वो लंदन में अरेस्ट हुए, बेल में रिलीज हुए और फिर महीनों तक अपनी एक्स्ट्राडिशन के अगेंस्ट कोर्ट में लड़ते रहे। लंदन कोर्ट ने उन्हें स्वीडन ले जाने के लिए कहा। 2012 में कोई लीगल ऑप्शन ना होने के कारण उन्होंने एक बहुत ही डेस्परेट कदम उठाया। वो इक्वाडोर एम्बेसी में घुस गए, कभी बाहर ना आने के लिए। इक्वाडोर यूएस के फॉरेन पॉलिसीज को क्रिटिक करती थी और अपने को डिफेंडर ऑफ फ्री स्पीच के नाम से पोजीशन। हालांकि असांज ने कई कंट्रीज में असाइलम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो इक्वाडोर ही थी जो ओपनली यूएस को कन्फ्रंट कर सकती थी और वही हुआ। इक्वाडोर ने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दिया, ये कह के कि अगर उन्हें यूएस भेजा गया तो उनका ट्रायल अनफेयर होगा। ये एम्बेसी असांज के लिए दोनों शरण और एक प्रिजन बन के रह गई। अंदर चाहे वो सेफ थे, लेकिन बाहर 24 घंटे ब्रिटिश पुलिस तैनात उनके इंतजार में। उनकी दुनिया अब बस कुछ ही कमरों में सीमित रह गई। आगे के 7 साल असांज उसी एम्बेसी में रहे, छोटे से कमरे में, ना सूरज ना ताजी हवा, क्योंकि सेंट्रल लंदन में होने के कारण उस बिल्डिंग में कोई लॉन भी नहीं था और छत सेफ नहीं थी। उनका बाहरी दुनिया से एकमात्र कनेक्शन था विजिटर्स, फोन कॉल और इंटरनेट। उन्होंने वहां से भी अपना काम जारी रखा। वो करप्शन, सर्विलेंस प्रोग्राम और इवन CIA के बारे में डिटेल्स पब्लिश करते रहे। 2016 में विकीलीक्स ने यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी की thousands ईमेल लीक की राइट बिफोर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ईमेल्स पार्टी ऑफिशियल्स के लिए एम्बैरेसिंग बनी और साथ ही वोटर्स के लिए गुस्सा लेके आई।
यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने रशिया को ब्लेम किया कि ये ईमेल्स उन्होंने चोरी करके विकीलीक्स को दी है इन ऑर्डर टू इम्पैक्ट यूएस इलेक्शंस। जूलियन असांज ने इसे स्ट्रांगली डिनाई किया। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, एक जो इससे खुश थी एक्सपोजिंग करप्शन इन पॉलिटिक्स, और दूसरी जो इसे फॉरेन इन्फ्लुएंस इन अमेरिकन डेमोक्रेसी के तौर पे देख रही थी। अब एम्बेसी के अंदर जूलियन कुछ थक सा रहे थे। उनकी सेहत भी पहले से बोथ फिजिकली एंड मेंटली खराब सी होने लग गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन देने को बोला, लेकिन बिल्डिंग छोड़ना मतलब इमीडिएट अरेस्ट। बाहर की दुनिया भी अब बदल रही थी और इक्वाडोर भी। नई सरकार अब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इतना विलिंग नहीं थी। यूके और यूएस के प्रेशर बढ़ रहे थे। 2018 में उनका इंटरनेट कट कर दिया गया। By 2019, the writing was on the wall. इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने अब ज़्यादा साथ नहीं देना चाहती थी, जिस कारण अप्रैल में उन्होंने जूलियन से अपनी असाइलम रिवोक कर दी। ब्रिटिश पुलिस एम्बेसी में आई और उन्हें ड्रैग करके ले गई। इस अरेस्ट के कारण जूलियन ने 7 साल में पहली बारी उस बिल्डिंग के बाहर कदम रखा था, आसमान देखा था, सूरज की रोशनी और बंद कमरों के बाहर की हवा महसूस की थी, और ये सब करा था हाथों में हथकड़ी पहन के। वहां से उन्हें यूके के हाईएस्ट सिक्योरिटी फैसिलिटी बेलमार्श प्रिजन लेके जाया गया। यूएस ने फटाफट से एक्स्ट्राडिशन के पेपर्स फाइल किए, अक्यूज किया फॉर हैकिंग मिलिट्री सिस्टम एंड वायलेटिंग एस्पियोनाज एक्ट। अगर वो कन्विक्ट हुए तो जीवन भर अमेरिकन जेल में रहेंगे। असांज के लॉयर का मानना था कि उनका यूएस जाना यानी डेथ सेंटेंस। उनकी दलीलें कुछ साल तक चली। इसी बीच मार्च 22 में उन्होंने बेलमार्श प्रिजन में कुछ गार्ड्स और गेस्ट के सामने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड से शादी भी की, लेकिन वो जेल में ही रहे और उनकी वाइफ बाहर। दुनिया भर में उनके सपोर्टर्स रैली कर रहे थे, फ्रॉम जर्नलिस्ट टू ह्यूमन राइट ग्रुप्स टू पॉलिटिकल लीडर्स। कई उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स बुलाते और कई क्रिमिनल। 2024 आते दोनों साइड्स थक चुकी थी और ऐसे चुपचाप एक प्ली डील नेगोशिएट हुई कि असांज एस्पियोनाज का एक चार्ज पे अपने आप को गिल्टी मानेंगे, जिसके बदले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने दिया जाएगा, और वही हुआ। 25 जून 2024 को कुछ 12 साल के कन्फाइनमेंट के बाद, वो साल जो उनका टाइम सर्व माना गया, उसके कारण उनका चेस खत्म हुआ। वो ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में लैंड हुए, क्राउड ने उन्हें चीयर किया, वो घर वापस आए, प्रॉपर बेड में सोए, अपने वाइफ के साथ घर का खाना खाया, और उन्होंने अपने पे बनी एक फिल्म द असांज स्टोरी द $6 बिलियन मैन केन्स फिल्म फेस्टिवल में देखी। वो जूलियन असांज आज आज़ाद हैं, लेकिन जिस फ्रीडम और प्रेस के लिए वो लड़ रहे थे, वो शायद आज भी गुम ही है। असांज की लेगेसी की बातें आज भी होती हैं, जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ी, जिन्होंने कई सीक्रेट्स दुनिया के सामने आके रख दिए, जिनकी उन्होंने काफ़ी बड़ी कीमत भी चुकाई, जो वो कभी नहीं भूलेंगे। और आप भी मत भूलना ये असांज की कहानी। आप उन्हें हीरो बोलें या क्रिमिनल, उनकी कहानी है तो अनफॉरगेटेबल। तो आप बताएं, आपके ख्याल से असांज क्या है, फ्री प्रेस की आवाज़ या मुजरिम? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी सवाल के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।